औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियसली हम अपनी इस क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं और किस तरीके से वो प्रोपेगेट करती हैं, यानी ट्रैवल करती हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये वेव्स जब ट्रैवल करती हैं और इनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, ऑल्टरनेट कर रहे होते हैं, तो इनकी स्पीड क्या होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड फाइंड करने के लिए उस एक्सप्रेशन जो है वो आज हम एक डिराइव करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस की तरफ वो ट्रैवल कर रही है। और जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग है और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। साइनोसॉइडली वेरी करी है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही। हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है पी। इस पॉइंट पी पे हम एक इमेजिनरी हमने सरफेस या एक इमेजिनरी लूप हमने ड्रॉ कर ली है और जिसकी के जो लेंथ जो विड्थ है वो डी एक्स है और हाइट जो है उसकी एच है। और हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है वो इस पॉइंट पी को क्रॉस कर रही है और जैसे ही वो इस पॉइंट पी पर पहुंचती है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इसके क्रॉस इंक्रीज कर रहा है। मतलब इस लेंथ के आप लेफ्ट साइड पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट छोटा है, इसकी लेंथ जो है वेक्टर की कम नजर आ रही है। और जब आप ई प्लस डी ई राइट साइड पर जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीज़ है वो डीई इंक्रीज़ आ चुकी है और ये वाला जो वेक्टर है ना ये अब आपके पास इंक्रीज़ हो चुका है कुछ इस हद तक। तो और इस कंडीशन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो पहले इंक्रीजिंग था अब ये डिक्रीज़ हो रहा है। ये सारा कुछ कैसे हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्यों इंक्रीज होता है? अगर हम ये देखें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है और अगर हम इस पे राइट हैंड रूल लगाएं यानी जिसके अकॉर्डिंगली हम थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखें और उसके बाद अपनी कर्लिंग फिंगर्स जो हैं उनके अलोंग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो हमारे पास इस कंडीशन में कुछ इस किस्म की लूप जो है वो डेवलप होगी और लूप में हमारे पास इस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा। ज़ाहिर है जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे। और हमें नज़र क्या आ रहा है इसमें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो फाइनली ये जो डैश्ड रेक्टेंगल है जिसमें कोई पॉइंट पी हमने फिक्स किया हुआ है और इसमें से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो ड्यू टू द डिक्रीज इन फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है और वो हमने उसकी डायरेक्शन भी देखी है कि राइट साइड पर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास ये सारा कुछ इलेक्ट्रिक करंट चलेगा और उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो राइट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और लेफ्ट साइड पर ये डिक्रीज मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कम है। ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? दिस इज अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन जिसके अकॉर्डिंगली अगर किसी भी क्लोज्ड रीजन में आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पैदा हो जाता है ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। हम इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अब देखते हैं थोड़ा मैथमेटिकली। आपके पास जो फैराडे लॉ है वो होता है ई डॉट डी आर और ये एनक्लोज्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम ओवर डी टी। जब टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है स्पेस में जनरेट हो रहा है। अब अगर हम ई डॉट डी आर की वैल्यू को देखें तो इसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए हमारे पास चार साइड्स हैं। एक ये साइड है, एक आपके पास देखें ये साइड है, बाकी आपके पास ये साइड है और ये साइड है। तो आप अगर हम देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एच इस साइड पर भी और राइट साइड पर भी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा इस डायरेक्शन में, जबकि एरिया जो है वो होगा इस डायरेक्शन में। तो आपके पास देखें कि टॉप साइड पर भी एंगल 90 का है और जब आप बिलो साइड पर देखते हैं बॉटम में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आपके पास एरिया जो है वो डाउनवर्ड है। अगेन आपके पास एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर भी ई डॉट डी आर की वैल्यू जीरो आएगी। सिर्फ यहाँ पर आप देखें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और जो एरिया की डायरेक्शन है एच की जो डायरेक्शन है इंक्रीजिंग इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो उसकी वजह से इन दो साइड्स के ऊपर आपके पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा और कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलती जाएगी। क्योंकि इस डायरेक्शन में आप देखें एच जो है वो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है।
तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आएगा जी ई प्लस टी ई एच माइनस ई एच, क्योंकि ई प्लस टी ई वाली जो वैल्यू है दिस इज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर और ई एच जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो अब हमें जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ई एच प्लस डी ई एच माइनस ई एच, और ये चीज़ बन जाती है फाई के लिए हम लगाते हैं बी डी ए, और डी ए बराबर है एच डी एक्स के, हाइट और डी एक्स लेंथ के। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एच डी ई will be equal to minus एच डी एक्स डी बाई डी टी। तो यहाँ से हमारे पास डी एक्स को उस साइड पे हम डिवाइड कर देते हैं, एच जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास डी ई बाई डी एक्स बिकम्स इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी, जिसका मतलब है कि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वेरिएट कर रहे हैं, दोनों ही वेरिएबल्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल एक्स का है और बी जो है इट इज़ वेरिंग विद द टाइम। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास जब वेरिएट कर रहा है या वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस टाइम पे हम टी को कांस्टेंट ले लेते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम जो स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स है उसको कांस्टेंट ले लेते हैं। तो इस तरीके से बहरहाल आपके पास टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस में इंक्रीज हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इनमें इनको पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लेते हैं और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और बी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास ओमेगा टी वाले कंपोनेंट की डेरिवेशन तो हो जाएगी जीरो, और ये हमारे पास साइन के एक्स बिकम्स इक्वल टू कॉस के एक्स और साथ में आ जाएगा के। इसी तरीके से माइनस साइन है, और अब अगर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को देखा जाए तो के एक्स की डेरिवेशन जीरो हो जाएगी क्योंकि टी विल बी अप्लाई ऑन ओमेगा टी। तो हमारे पास आएगा जी माइनस बी एम यानी एक्स, हाँ जी माइनस बी एम कॉस और के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये जो माइनस साइन है ना दिस इज एक्चुअली ड्यू टू दिस माइनस ओमेगा, हमारे पास माइनस ओमेगा आना है। ये माइनस जो है हमारे पास पहले से ही मौजूद है, और ये माइनस ओमेगा माइनस जो है वो ओमेगा की वजह से आया है, और ये दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ई एम बाई बी एम विल बी इक्वल टू ओमेगा बाई के। ये हमने इसको रीअरेंज कर लिया इक्वेशन को। तो ई एम बाई बी एम विल बी इक्वल टू सी, ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो जनरेट हो गई है उस केस में जब हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो चेंज हो रहा है। अब इसी तरीके से हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं कि सिर्फ यही नहीं हो रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, अब उसी पॉइंट पी पर जब हम देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। आपके पास हम एक रेक्टेंगल अब ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से पहले हमने वाई में ड्रॉ की हुई थी, वाई एक्स में, इसी तरीके से अब हम ड्रॉ करेंगे एक्स इंटू जी में, एक्स जी प्लेन में। हमने एक इस पॉइंट के अलोंग एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लिए, और इसमें अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो क्योंकि चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ड्यू टू दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर विल बी द इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा ये भी बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास राइट साइड पर इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी और लेफ्ट साइड पर इसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। तो अब आपके पास हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सारा चल रहा है, या इन अदर वर्ड्स क्योंकि हम कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो बी प्लस टीवी की वैल्यू कम होगी और बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूस की चेंजिंग है वो प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ से अब हम लगाते हैं अपना लॉ, जो एम्पियर्स मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ था, बी डॉट डी आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी की फॉर्म में। और यहाँ से हमारे पास ये देखिए माइनस बी प्लस टी बी एच आया है क्योंकि ये जो क्वांटिटी इस साइड पर है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, और दूसरा ये कि हम ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है इस साइड पर, तो हम इसको पुट कर देते हैं, प्लस बी एच हो जाएगा क्योंकि बी एच जो है वो आपके पास वो क्वांटिटी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। दूसरा अगर हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी देखें तो इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट हैं। यहाँ पर आप देखें कि एच को अगर हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसमें हम एच को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, बी प्लस टी बी से जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस के साथ आ जाएगी, यानी बी की डायरेक्शन भी हमारे पास इनसाइड ही है। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी की फॉर्म में आ गया है। यहाँ से हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस एच डी भी आ जाता है विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डी, और फाई की वैल्यू आएगी ई ए। ई ए जो है ए ई इंटू डी ए, तो ई इंटू डी ए में आपके पास जो डी ए है उसकी वैल्यू है एच डी एक्स,
तो यहाँ से आपके पास बन जाता है माइनस एच टी बी विल बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एच डी एक्स डी ई बाई डी टी। एच से कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास कर्ली बी ओवर कर्ली एक्स और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली ई बाई कर्ली टी आ जाता है। हम दोनों इक्वेशंस में बी और ई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पुट करते हैं, बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाता है माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाता है हमारे पास ओमेगा और साथ में हमारे पास आएगा ई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसी तरीके से आप बी एम को जब करते हैं तो आपके पास आता है माइनस के बी एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ई एम बाई ई बी एम विल बी इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाई के आ जाएगा, जबकि ओमेगा बाई के आपके पास टी के बराबर था। तो इस फॉर्म में है। अब अगर आप इसको फर्दर इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंबाइन करें तो हमारे पास 3 इक्वेशन में ई बाय एम की वैल्यू जो थी वो सी के बराबर थी और इक्वेशन नंबर 4 में कुछ इस तरह है। अब ई बाय एम की वैल्यू को हम सी पुट कर देते हैं तो हमारे पास सी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ गई है अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस और ये हमने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बेस पर हमें ये मिलता है। म्यू नॉट की वैल्यूज आपके पास है जी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 raised to the minus 25 माइनस 12 पुट करेंगे और इसी तरीके से 4.2 10 raised to the minus 7 वैल्यू मी नॉट की पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3 into 10 raised to the 8 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आ जाती है। तो ये इक्वेशन हमें प्रिडिक्ट करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जो लाइट है उसकी नेचर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है और इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह के बना हुआ है और उसमें फिर रेडियो वेव्स और ऑप्टिक्स की जो डिस्कवरी है वो इसी के जरिए ही की गई। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये मिलती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी जो स्पीड है वो आज हमने इसको ड्राइव किया है।